हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस के इस डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 अगस्त 2023 के डीएनए में हम नाइजर के कू के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिया यूएस में जो ट्रेड रिलेशनशिप है और चेंजिंग पैराडाइम है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल हैं, बने रहिए और इसे अंत तक देखिए। ये डीएनए जो है ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस के पर्सपेक्टिव से। इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐसे भी डालता हूँ जो प्रीलिम्स के में भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्रोफाउंड आईएएस के इनिशिएटिव्स के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। फाउंडेशन कोर्स है, आरंभ बैच 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। इसमें कंप्लीट 1 ईयर का कवरेज है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के पर्सपेक्टिव से। इसमें टेस्ट सीरीज़ है आपके पास, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होंगे। कंप्लीट क्वालिटी गाइडेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। इसके अलावा यूपीएससी ज्योग्राफी 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ। इसमें हम फिजिकल और ह्यूमन दोनों तरह की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के पर्सपेक्टिव से। क्वालिटी आंसर राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है यूपीएससी मेंस, जिनका प्री हो गया है वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी ये कोर्स चल रहा है आपके लिए। ठीक है, इन तीनों कोर्सेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके अलावा ये तीनों कोर्सेज आपको प्रोफाउंड आईएएस ऐप में मिल जाएंगे, जहाँ पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अच्छा, द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोग्रेस मस्ट चेंज। अब ये क्या मतलब है ज़रा समझिए। इन्होंने कहा है ना कि वर्ल्ड को ना एक एथिकल टूल चाहिए। आपको समझना होगा कि एग्जैक्टली में डेवलपमेंट का मतलब क्या है। केवल जीडीपी ग्रोथ हो जाना डेवलपमेंट नहीं है, समझ में आ रहा है। इसी पर यह आर्टिकल इन्होंने बताया है। यह आर्टिकल क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है क्या कि G20 जो हुआ है इसने कहीं ना कहीं यूएस वांट्स इट्स मेंबर टू शट आउट रशिया एंड चाइना हु इट सीज द थ्रेट्स एज अ ग्लोबल हेजेमनी। आप जरा देखिए वर्ल्ड में पैराडाइम कैसा चल रहा है। एक तरफ जो नाटो है वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। यूक्रेन ने कहा कि मुझे नाटो ज्वाइन करना है, इसको लेकर जो यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस शुरू हो गया। वहीं पर आप देखिए कि बहुत ज़बरदस्त का वॉर चल रहा है दो कंट्रीज़ के बीच में। वॉर के वजह से क्या हुआ है कि जो इसेंशियल सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स है वो रुक गया है, जिसके वजह से अक्रॉस द वर्ल्ड जो है इन्फ्लेशन आ गया है। ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज़ कोविड-19 की वजह से रिसेशन फेस कर रही है। यूएस और चाइना के बीच में जो इमर्जिंग चाइना है उसके वजह से कंपटीशन और टेंशन क्रिएट हो गया है, जो कि कोल्ड वॉर जैसा दिखाई दे रहा है दो कंट्रीज़ के बीच में। इन सब चीज़ों को देखते हुए और यूक्रेन की मदद वेस्टर्न फोर्सेस कर रही हैं और रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रहा है। यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है और चाइना को बे रखने के लिए जो है यूएस इंडिया के बीच में घनिष्ठता बढ़ती जा रही है। इन सभी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा क्या कि वर्ल्ड में जो है एज ऑफ अनसर्टेनिटी आ गया है। ठीक है, तो उसी पर्सपेक्टिव से आपको इस एडिटोरियल को देखना है। तो अब इस जगह पर जहाँ पर इतना सारा चेंजेस है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, अनसर्टेनिटी है, ग्रोथ कैसे होगा कंट्रीज़ का, डेवलपमेंट कैसे होगा, वो समझना होगा हमें। समझ में आ रहा है। इन्होंने क्या कहा कि जहाँ पर कंट्रीज़ के बीच में वॉर चल रहा है वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बॉर्डरलेस स्पेस में व्हीकल भेजकर जो है स्पेस टूरिज्म क्रिएट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ वॉर चल रहा है, कई सारे लोग जो हैं बेघर हो गए हैं, ओशियन से जो है क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, रिफ्यूजी बने हुए हैं, खाने पीने की दिक्कत है, हेल्थ इश्यूज़ हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ आप देखिए वर्ल्ड में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलियनर हैं, जो मिलियंस एंड मिलियंस रुपीज़ खर्चा करके स्पेस टूरिज्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख सकता है कि वर्ल्ड में किस तरह की डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई है। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए आप। फिर उन्होंने बोला कि ग्रोथ केवल आपको क्वांटिटेटिव नहीं होना चाहिए, वो इक्विटेबल ग्रोथ भी होना चाहिए एंड इट शुड रिमेन सस्टेनेबल। समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने बोला कि जहाँ पर इकोनॉमिस्ट इस बात को कहने में लगे हुए हैं कि पॉवर्टी घट रहा है, इनकम इंक्रीज हो रहा है, उन इकोनॉमिस्ट को ये देखना चाहिए कि आसपास की चीज़ों को भी, आसपास के लोगों को देखना चाहिए कि क्या सही में जो पॉवर्टी है वो घटा है। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने बोलने की कोशिश किया है। उन्होंने कहा है इसके साथ साथ आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, प्लैनेट आपका गर्म होता जा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इन सब प्रॉब्लम्स को क्या सॉल्व कर पाएगा क्या, जब तक कि वो सस्टेनेबल और इक्विटेबल ग्रोथ ना हो। इंडिया ने G20 हेल्ड किया अंडर द वसुदेव कुटुंबकम, जिसमें वर्ल्ड एक साथ रहे। तो क्या वर्ल्ड को एक साथ सोल्यूशन भी ढूंढना चाहिए
एक ही तरह का सोल्यूशन क्या सभी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा? ये एक सोचने की जरूरत है। समझ में आ गया? इन्होंने बोला कि अगर एल्बर्ट आइंस्टीन को कोट करते हुए कहा कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम का सिस्टमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर सेम अप्रोच से रखेंगे जिसने उस प्रॉब्लम को क्रिएट किया है तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। इन्होंने कहा है कि 17 यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, अगर आपको पता होगा एसडीजी गोल 17 है, ठीक है। तो किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं है कि केवल एक ही चीज़ में पीछे है, हर कंट्री कम से कम 6-7 चीज़ों में जो है सस्टेनेबल गोल में पीछे है। अब अगर आप सारी कंट्रीज़ को मिला लीजिए तो बहुत मतलब करीब करीब मोर देन 100 प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाए। इन्होंने कहा कि 17 गोल हैं, हर कंट्री 6-7 गोल में पीछे है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि अगर हम टोटल मिला लें पूरे कंट्री जितनी कंट्रीज़ हैं तो हमको मिलेगा कि 98 मिलियन डिफरेंट वेज से हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। क्यों? क्योंकि एक कंट्री के प्रॉब्लम और दूसरा कंट्री का प्रॉब्लम अलग अलग है। एक ही प्रॉब्लम, आप चाहे इंडिया का हेल्थ प्रॉब्लम लें, हेल्थ एक इशू है, और अगर आप ले अफगानिस्तान का लें, यूएस का लें, ब्रिटेन का लें, इन सब के हेल्थ इश्यूज अलग अलग हैं। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि जब सबके हेल्थ इश्यूज अलग अलग हैं तो इनका सोल्यूशन भी जो है वो अलग अलग होना चाहिए। वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच नहीं चलेगा। इनका देखिए जरा ये स्टेटमेंट सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि ऑल 17 प्रॉब्लम्स डू नॉट अपीयर इन एवरी कंट्री। कहा हर कंट्री में 17 के 17 प्रॉब्लम नहीं होता है, एंड व्हेन दे डू नॉट अपीयर इन द सेम फॉर्म। अगर ऐसा होता भी है कि दो कंट्री में हंगर इश्यूज हैं तो दोनों में सेम फॉर्म नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम्स ऑफ द ओशियंस आर इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग टू द आइलैंड कंट्रीज बट नॉट द लैंडलॉक कंट्रीज। इन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए कि ओशियन की कोई प्रॉब्लम शुरू होती है, सी लेवल राइज होता है, तो ये आइलैंड कंट्री के लिए प्रॉब्लम है, लैंडलॉक कंट्री के लिए अभी इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है। तो एक कंट्री की प्रॉब्लम दूसरे कंट्री के लिए वो प्रॉब्लम नहीं होगा, या एक कंट्री दो कंट्रीज की सेम प्रॉब्लम है तो इंटेंसिटी डिफरेंट होगा। इन्होंने ये कहा। इन्होंने कहा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द कनाडा एंड बारबाडोस, दोनों के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, आपको ये बात समझना होगा। तो अगर दोनों के अलग अलग प्रॉब्लम है तो आपको सोल्यूशन भी ढूंढना अलग अलग पड़ेगा। और अगर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और हर कंट्री के 6-7 गोल अगर मान के रखते हैं तो पूरी दुनिया में आपको 98 मिलियन सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एक कंट्री की सेम, दो कंट्रीज की सेम प्रॉब्लम जो है वो इंटेंसिटी वाइज अलग होता है, तो उनका रिजोल्यूशन भी अलग होना चाहिए। इस बात को समझिए। इस तरीके से इन्हें रीजनल सेंट्रिक अप्रोच की बात करी है। इन्होंने कहा कि अगर हम वर्ल्ड को इस तरीके से 40,000 माइक्रो रीजन्स में, देखिए अगर जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट है उन्हें पता होगा, यहाँ पर इन्होंने जो है रीजनल एनालिसिस करा है कि माइक्रो रीजन्स में वर्ल्ड को बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम्स, इशूज। तो आपको मालूम चलेगा कि इन जगहों पर आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि इनके जीडीपी ग्रोथ की अगर आप एनालिसिस करें तो आपको मालूम चलेगा कि जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंट्री केवल 20% जो है प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, रेस्ट 80% जो है वो लोकल और स्पेसिफिक है। यानी कि अगर किसी कंट्री में जीडीपी ग्रोथ हो रहा है तो वो बस 20% प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाएगा, 80% प्रॉब्लम जो है उस कंट्री का लोकल इशू है, इसे लोकली सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको इस कॉम्प्लेक्स सिस्टमिक प्रॉब्लम्स है जिन्हें आपको जो है उसमें रीजनल अप्रोच रखकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इसके लिए आपको लोकल गवर्नेंस करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, और आपको अगर टॉप डाउन अप्रोच अपना रहे हो तो ब्लंडर करेंगे आप बॉटम्स अप अप्रोच रखिए। एक रीजन के, उस रीजन के लोगों को ही कहिए कि वो अपने रीजन की असेसमेंट करे और फिर उनकी जगह उस रीजन के प्रॉब्लम बताए, उसको सोल्यूशन भी उन्हीं से पूछिए और आप अपना दिमाग लगाइए, तब जाकर उस रीजन का ग्रोथ नजर आएगा। ये सारी बातें इस आर्टिकल में कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इन्होंने कहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड में, पॉइंट टू बी नोटेड। इन्होंने कहा कि वर्ल्ड में बहुत सारे इश्यूज हैं, डाइवर्सिफाइड इश्यूज हैं। समझ में आ गया आपको? जहां पर वर्ल्ड जो है वो एज ऑफ अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ रहा है, अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, मल्टीपोलर होता जा रहा है। राइजिंग चाइना है जिसके वजह से यूएसए के साथ एक कंपटीशन बढ़ता जा रहा है।
वॉर वेज किया गया है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जिसके वजह से कई सारे रेफ्यूजीज बाहर आते हैं, एथनिक क्लेंसिंग हो रही है, ठीक। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, समझ रहे हो बातों की नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, टेररिज्म है। तो अब सवाल उठता है कि इन प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन क्या है। ये प्रॉब्लम्स क्या जीडीपी ग्रोथ से काम हो जाएगा? तो इन्होंने बोला है कि आपका ग्रोथ होना चाहिए सस्टेनेबल। समझ रहे हो बातों की नहीं, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ केवल वो आपके 20% प्रॉब्लम ही रिजॉल्व कर सकता है। 80% जो प्रॉब्लम है वो लोकल इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो टॉप डाउन अप्रोच है वो काम नहीं करेगा, आपको रीजनल अप्रोच अपनाना पड़ेगा, लोकल गवर्नेंस स्ट्रांग करना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सवाल आपसे क्या बोलेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हाउ रीजनल अप्रोच across the world can resolve many global problems, ठीक है। substantiate substantiate 250 words 15 मार्क्स, ठीक। चलिए शुरू करते हैं अगला आर्टिकल। फ्रॉम स्टेट विजिट टू अ मोर रोबस्ट ट्रेड रिलेशन। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं देखा इसको। देखिए इसमें इन्होंने बोला है क्या कि 75 साल में प्राइम मिनिस्टर, थर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो यूएस विजिट किए, जिसमें उन्होंने यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया है। ये दिखा रहे हैं कि रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है दो कंट्रीज़ के बीच में। दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो करीब करीब आपको मान के रखिए कि 120 बिलियन है। 120 बिलियन डॉलर का दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप है, मतलब ट्रेड रिलेशनशिप, दो कंट्री के बीच में ट्रेड जो है 120 बिलियन डॉलर का हो रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि दो कंट्री को अगर इमर्ज करके आना है ना, तो दोनों कंट्रीज़ को अपने ट्रेड जो होंगे वो मजबूत करने होंगे, तभी जाकर दो कंट्रीज़ जो हैं वो मतलब कि और भी क्लोजर टाइज में आ सकते हैं, और दो कंट्री ट्राई भी कर रहे हैं। इन्होंने बोला है क्या कि ट्रेड मस्ट बी पुश टू मोर सेंट्रल रोल एज यूएस इंडिया स्टोरी कंटिन्यूज टू अनफोल्ड। कहा है कि भाई ट्रेड जो है आपका बहुत क्रूशियल रोल है दो कंट्रीज़ के बीच में। देखिए एक बात समझिए, सारी दोस्ती सब कुछ एक जगह है, लेकिन अगर आपको दो कंट्री के बीच के रिलेशनशिप को मजबूत करना है तो आपको ट्रेड को मजबूत करना होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक टाइज मजबूत करने होंगे, तभी जाकर काम हो पाएगा। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उन्होंने बोला कि इंडिया इज एग्जिबिटिंग अ रिमार्केबल ओपननेस टू निगोशिएटिंग न्यू ट्रेड रिलेशनशिप विद इंपॉर्टेंट पार्टनर्स। इंडिया कर रहा है, नए नए इंपॉर्टेंट पार्टनर्स के साथ ट्रेड रिलेशनशिप कर रहा है, और साथ में जो है और यूएस के साथ भी कर रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि यूएस के अप्रोच में थोड़ी चेंजेस आए हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी का है कि कई सारी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया उन्होंने, जैसे यूएई किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के साथ भी अपने ट्रेड रिलेशनशिप को मजबूत किया है। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब होता है दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगे, उसमें कोई टैरिफ बैरियर वगैरह नहीं होगा, फ्री ट्रेड होगा दो कंट्रीज के बीच में। अब यहाँ पे यूएस का अप्रोच थोड़ा सा अलग है। यूएस ने अपने को एफटीए रेजीम से हटाकर इन्होंने जो है इवॉल्व एफटीए रेजीम पर चले गए हैं। ये क्या कहते हैं कि यूएस कहती है कि वो इम्फसाइज ज़्यादा कर रही है रेजिलियंट सप्लाई चेन पर, रीशोरिंग और फ्रेंड शोरिंग पे कर रही है कि जो दोस्त हैं उन्हीं से ट्रेड करें, प्रायोरिटाइज कर रही है लेबर राइट्स को, क्लाइमेट फ्रेंडलियर प्रोडक्शन को, कि भाई अगर आपने अपने प्रोडक्शन में ज़्यादा क्लाइमेट को डिस्टर्ब करा है या क्लाइमेट को डिग्रेड किया है तो फिर आपसे वो ट्रेड नहीं करेंगे। आपसे ट्रेड वो तभी करेंगे जब आपने क्लाइमेट फ्रेंडली मेजर्स लिए हैं। अब देखिए इंडिया ऐसी कंट्री में अगर आप इतना रिस्ट्रिक्शन डालेंगे तो काम नहीं होगा।
समझे बातों की नहीं, क्योंकि इंडिया इधर डेवलपिंग कंट्रीज है। आप चाहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग भी हो, क्लाइमेट चीज़ें कंसीडर करें, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वी आर डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। वी आर नॉट लाइक यूएस वेयर दे आर हैविंग अ ह्यूज रिसोर्सेज विच कैन बी डिसबर्स टू क्लाइमेटिक अपग्रेडेशन। तो हम लोग वो नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला है कि बेसिकली तो अगर मान लीजिए कि इंडिया और यूएस के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड को रोबस्ट होना है, तो फिर यहाँ पर यूएस को हाफ वे आना होगा, यानी थोड़ा रास्ता यूएस जाए, थोड़ा रास्ता इंडिया जाए, तभी जाकर दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप हो सकता है। और ये हुआ भी है। नरेंद्र मोदी जी गए थे इस बार, तो उन्होंने कई सारे डिस्प्यूट जो WTO में है उसे रिजॉल्व करा, समझ में आ गया। और ये कहीं ना कहीं मोदी जी के और उनकी जो गवर्नमेंट है उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन आ रहा है, दो कंट्री के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत हुआ है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ऑब्टेन्ड गेन्स इन द इंडियन मार्केट फॉर वाइन, वुल, शीप मीट। इंडियन मार्केट में जो है ऑस्ट्रेलियन वाइन, वुल, शीप मीट आ रहा है, वहीं पर ऑस्ट्रेलियन मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस हो रहा है कई सारे इंडियन गुड का। तो ये दो कंट्रीज़ के बीच में आपस में दिखाई दे रहा है कि अच्छा रिलेशनशिप है। जैसे मैंगोज, अनार वगैरह जो है वो इंडिया से जा रहे हैं, वहाँ से जो है हमारे यहाँ जो है चेरीज़ वगैरह आ रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो मैंने ये बताया कि किस तरीके से ड्यूटी फ्री एक्सेस हो रहा है। यूएस में जो है हम यूएस में अनार और मैंगोज भेज रहे हैं, वहीं पर जो है यूएस जो है वो चेरीज़, हे, पोक वगैरह भेज रही है। तो ये सारे रिलेशनशिप जो हैं दो कंट्रीज़ के बीच में डेवलप हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी और अदर अलाइज के साथ भी इंडिया का हो रहा है। अब इन्हीं चीज़ों को देखना है कि हमें इन्हीं को मजबूत करते हुए इंडिया और यूएस के बीच के जो ट्रेड है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अगर हमें रिलेशनशिप को और मजबूत करना है। एक ही बात को वो डिफरेंट तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला है लीनियर रिग्रेशन। अब ये क्या आर्टिकल है मैं समझाता हूँ। देखिए, ये आर्टिकल हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्या हुआ है। आजकल ऐसा देखने को मिला है कि कई सारे जो स्टैटिस्टिकल डेटा निकलते हैं, चाहे वो NSO से निकला हुआ हो या पीरियोडिक लेबर सर्वे का कोई डेटा हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर कोई डेटा हो, अगर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के थोड़ा सा अगेंस्ट रहता है या गवर्नमेंट ने पास में कुछ क्लेम किया उसके अगेंस्ट हो गया, तो वो लोग डेटा को सीज़ कर देता है। आपने देखा होगा अब तक सेंसस का डेटा नहीं आया हुआ है, ऐसे कई सारे डेटा को सीज़ किया गया। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि कई बार उस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं उनको हटा दिया गया है, सैक कर दिया गया है। तो वहीं पर ये बात कर रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, वो बेसिकली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा प्रिपेयर करके हेल्थ मिनिस्ट्री को देती है। अचानक क्या हुआ कि उनके जो डायरेक्टर थे उनको जो है सैक कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, समझ में। तो वही बता रहे हैं कि इन रिसेंट ईयर्स ऐसा देखने को मिला है कि द गवर्नमेंट हैज़ टेकन हॉस्टाइल अप्रोच टुवर्ड्स द रिलीज ऑफ एनी डेटा even by their own agencies that reveal inconvenient truth about its policies and their outcomes rather than using them as a feedback। देखिए, अगर मान लीजिए कोई स्टैटिस्टिकल डेटा आता है तो आपको उसको पॉलिसी इनपुट के लिए की तरह रखना चाहिए कि भाई हम इसे कैसे रिजॉल्व करेंगे। समझा, मान लीजिए किसी पीरियोडिक लेबर सर्वे का कोई डेटा आया और उसमें हुआ कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना 6% से बढ़ के 8% हो गया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो आप इसको फीडबैक की तरह लीजिए कि भाई हमें कुछ ऐसा करना है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो आप ये नहीं कर रहे हो, जिस मिनिस्ट्री ने जिस इंस्टीट्यूट ने निकाला उसके हेड को आप निकाल दे रहे हो। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि हम थोड़ा सा जो है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में नहीं जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि जिसके वजह से ये जो KS जेम्स थे उनको इन्होंने जो है सैक कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो अभी इन्होंने निकाला कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा आया, उसमें दिखाया गया कि भाई जो ओपन डेफिकेशन जो है वो करीब 90% ऐसे विलेजेस हैं जिसका सर्वे किया गया हाउस होल्ड्स में, तो पता चला कि वो लोग जो है टॉयलेट इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि गवर्नमेंट 100% जो है ODF फ्री आ चुकी है। जिन डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया गया उन पर गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि वो 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं। लेकिन फिर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया तो उन डिस्ट्रिक्ट में पता चला कि 19% जो ऐसे सर्वेड हाउस होल्ड्स हैं जो कि टॉयलेट फैसिलिटी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे किया गया, उसमें इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है
कई सारी विमेन जो एनीमिक हैं, है ना। इन्होंने बोला कि 57% नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ही डेटा आया, जिसमें लिखा कि जो विमेन जो है वो 57% विमेन जो है वो एनीमिक हैं, ठीक है। तो अब अगेन ये आ गया कि भाई ये दिख रहा है कि जो है एलपीजी सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल नहीं करी, नेचुरल गैसेज इस्तेमाल नहीं करी, इनके पास लैक्ड एक्सेस, इसी वजह से ये एनीमिक हो गए हैं। तो इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मच हाइप्ड उज्ज्वला योजना है उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो ऐसे सर्वे के जो भी रिपोर्ट आएंगे ना, तो फिर वो गवर्नमेंट को लगता है कि हमारी पॉलिसी पे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो भाई ये आर्टिकल बताने की कोशिश कर रहा है कि इससे क्या हो रहा है, वो सैक कर दे रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट उस पर जो है एडवर्स एक्शन ले रहा है। सेंसस का डेटा अभी तक नहीं आया, बहुत सारे डेटा को छिपा दिया गया। तो यहाँ पर वही बताने की कोशिश करें कि इसे फीडबैक की तरह लीजिए और पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। किसी भी सरकार में प्रॉब्लम्स रहता है, ऐसा नहीं है कि आप कह सको कि यूएस है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी के पास प्रॉब्लम है। अगर आप उसको फीडबैक की तरह नहीं लेंगे तो आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया आर्टिकल है, कू इन नाइजर। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए 2021 में, ठीक है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने के बाद नाइजर एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। अगर आप मैप देखें तो गिनी कोस्ट के पास एक नाइजर, बर्किना फासो वगैरह मिलेगा आपको। तो नाइजर एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, इनका वेस्ट अफ्रीकन यूनियन का भी पार्ट है, इकोनॉमिक यूनियन का भी पार्ट है। अगर आपने मैप देखा हो, मैं मैप आज लगाना भूल गया इसमें, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही समझ लेंगे, ठीक है। तो अगर आपने मैप देखा हो तो यहाँ पर आपका नाइजर पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वेस्ट अफ्रीकन यूनियन का पार्ट है, ठीक। अभी क्या हुआ यहाँ पर कि 2021 में ये साहेल रीजन का भी पार्ट है। साहेल रीजन सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट होता है, ठीक है, जो करीब करीब ये थोड़ा सा सवाना का रीजन है। तो नाइजर में क्या हुआ, 2021 में कू किया, 2021 में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुआ और वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने उनका नाम था बुरजम नाम था इनके प्रेसिडेंट का, ठीक है। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। मतलब ये जो है बेसिकली जो ये नाइजर थी वो फ्रांस की कॉलोनी थी, समझे, फ्रांस की कॉलोनी थी, और 1960 में इनको इंडिपेंडेंस मिला। 2021 में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुआ और बुरजम नाम के पहले राष्ट्रपति यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए। अब जरा बात को समझने की कोशिश कीजिए, मामला क्या है। पहले मैं मामला बताता हूँ, पर इसमें जो डीपर इंसाइट है वो भी समझाता हूँ। अभी क्या हुआ कि बुरजम साहब जब ये इस्टेब्लिश हुए 2021 में, तो इन्होंने क्या किया कि कुछ तो लोग इनसे दुखी थे कि भैया यहाँ पर ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है, फूड सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी बात, लोगों के दुखी होने का एक और कारण था कि सदर्न पार्ट से इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। उनमें कुछ लोग जो थे फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम थे, समझ में आ रहा है, जो कि वहाँ पर जाकर जो है मतलब वहाँ का जो शांति व्यवस्था है, जो पीसफुलनेस है, ट्रैंक्विलिटी है, वो उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। यानी फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम अलकायदा ग्रुप के, या फिर जो नहीं होते हैं जो कि आपको बेसिकली जो है एक्सट्रीमिज़म फैलाते हैं, तो वहाँ पर इस टाइप का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। तो लोग इससे काफ़ी दुखी थे कि भाई इस टाइप के लोगों को क्यों नहीं बुरजम गवर्नमेंट रोक पा रही है। ऊपर से जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो भी नहीं दिखाई दे रहा था। तीसरी बात, ये बुरजम साहब ने एक और काम किया कि वहाँ के जो मिलिट्री जनरल्स वगैरह थे उनको, कुछ लोगों को जो है उन्होंने स्टेप डाउन करवाया, कुछ को कहा कि भाई तुम इस देश को छोड़ के चले जाओ। तो ये देखते हुए मिलिट्री के अंदर भी डिसएंचेंटमेंट क्रिएट हुआ और वहाँ के लोगों में भी डिसएंचेंटमेंट क्रिएट हुआ, समझ में आया। तो वहाँ के लोगों में और मिलिट्री ने मिलकर एक रेबल फोर्स तैयार किया, जिसको मदद किया, कहता है किसने, रशिया के वैगनर ग्रुप ने, ठीक है। और हुआ क्या कि अल्टीमेटली जो है बुरजुम को डिस्प्लेस करके वहाँ पे कू इस्टेब्लिश कर दिया गया, मिलिट्री जनरल इस्टेब्लिश हो गए, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये कब तक चलेगा अफ्रीका में। अफ्रीका में एकदम कॉमन नोशन है ये कि जब भी कोई यूरोपियन कंट्री उस जगह पर रहती है, मान लीजिए नाइजर के केस में इसके इस्टेब्लिशमेंट, चूँकि डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट था तो इसकी मदद नाइजर और यूएस कर रहे थे, तो रेबल फोर्सेस की मदद रशिया करने लग जाते हैं। कहीं कहीं पर डिक्टेटर रेजिम है तो रशिया डिक्टेटर रेजिम की मदद करता है और रेबल फोर्सेस की मदद वेस्ट करने लग जाता है। तो आप देखिएगा कि फ्रीक्वेंट आपको जो है मिलिट्री कू देखने को मिलेगा। माली में देखने को मिला, सूडान में देखने को मिला, चाड में देखने को मिला। तो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये बहुत फ्रीक्वेंट कू देखने को मिला है, ये बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिक्स ओवर दी आपको जो है अफ्रीकन रीजन में। अब सवाल उठता है कि इतना जियोपॉलिटिक्स क्यों चल रहा है।
क्यों एक तरफ वेस्ट आ जाता है और एक तरफ रशिया आ जाता है और फिर हर कंट्री में आपको कू देखने को मिल जाता है? तो उसका कारण यह है यहाँ का रिसोर्स बेस, बहुत ज़्यादा रिसोर्स है और ये अनचार्टर्ड है, अनकेटर्ड है। तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इन रिसोर्सेज पर जो है अपना कंट्रोल करके वो अपना डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। एक तरह का न्यू कॉलोनिज्म जो है अफ्रीका में देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? आई होप मैंने शॉर्ट में बताया, बहुत डिटेल में इसकी इंटीग्रिटी, इसकी जो निटीग्रिटीज़ हैं इसके बारे में और इंटीग्रेसीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में, शॉर्ट बना दूंगा मैं, तो उसमें काफ़ी समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, जेड्डा होप फॉर पीस इन यूक्रेन। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कुछ दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा था, बहुत बड़ा आर्टिकल था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नॉर्मली देखिए आपका यूक्रेन और रशिया में क्राइसिस चल रहा है, वॉर चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों में शांति व्यवस्था मेंटेन करने की कोशिश नहीं की है, काफ़ी बार कोशिश किया, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी कोशिश किया, तो आखिरी कोशिश जो है जेड्डा भी कर रही है। जेड्डा ने क्या किया है कि डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ को, जेड्डा मतलब ये कहाँ है? सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया ने क्या किया, डिफरेंट कंट्रीज़ को बुलाया, यूरोपियन कंट्रीज़ को, यूएस को बुलाया और कहा भैया इन दोनों कंट्रीज़ के बीच शांति करवाइए। अब प्रॉब्लम है इसमें, सऊदी अरबिया ने यूक्रेन को का जो 10 पॉइंट सेटलमेंट तरीका है वो बोला है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। रशिया उसके लिए बहुत ज़्यादा रेडी नहीं है, क्योंकि ये यूक्रेन का ये कहना है कि इस 10 पॉइंट जो सोल्यूशन दिया है इन्होंने यूक्रेन में, वो कह रही है क्या कि जो 1991 के समय में जो आपकी जो टेरिटरी थी यूक्रेन की, हमें वो टेरिटरी चाहिए। यानी कि जिन टेरिटरीज़ को रशिया ने एक्वायर कर लिया है उन टेरिटरी को यूक्रेन को देना पड़ेगा, जिसके लिए रशिया तैयार नहीं है। तो दो कंट्रीज़ के बीच में वेदर दी पीस प्रोसेस विल वर्क और नॉट, ये तो टाइम ही बताएगा। फिलहाल ये बहुत ज़रूरी है कि दो कंट्रीज़ अपने दोनों कंट्री जो है अपने जो टेंशन है उसे रिजॉल्व करें। क्यों? क्योंकि दो बातें यहाँ देखने को मिल रहा है। एक जो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव था, जिसके थ्रू यूक्रेन अपने ग्रेन्स और रशिया अपने ग्रेन्स देता था, उस पर जो है रोक लगा दिया गया है, उस पर रशिया ने बैकआउट कर दिया है, ठीक है। और दूसरी बात, पूरे वर्ल्ड जो है वो कहीं ना कहीं फूड इन्फ्लेशन से झेल रहा है, और वॉर कभी भी जो है डिफरेंट कंट्रीज़, क्योंकि वर्ल्ड में कंट्रीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक रिसेशन भी फेस करने को मिल रहा है कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। सेंटर फॉर्म्स एक्सपर्ट पैनल टू रिवाइज एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस ऑन कैंपसेस। आपने देखा होगा कि कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है SC ST कम्युनिटीज़ में। तो उसी पर एक सेंटर ने क्या किया, एक्सपर्ट पैनल बनाया है जो गाइडलाइंस देगी किस टाइप के कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि हम डिस्क्रिमिनेशन को हटा सकें, ठीक है। वन मोर चीता डाइज इन कूनो पार्क। मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने 12 चीता मंगाया था और नामीबिया से हम लोगों ने 8 चीता मंगाए, टोटल हो गए 20। अब इस 20 में अब तक 6 चीता की डेथ हो चुकी है। अभी जो चीता है वो कोई फीमेल चीता की डेथ हुई है, समझ रहे हो बात हो कि नहीं? तो ये हो रहा है कि वो डेथ कैसे हुआ, इनका क्या है कि ये अपने आप को इचिंग करने लगी जो फीमेल चीता थी, और उसकी वजह से वुंड आया और डेथ हो गया। कई लोगों के में जो शाफ लगाया जाता है गर्दन में, उसके इचिंग की वजह से डेथ हो जाता है। तो ज़्यादातर चीता इस वजह से मर रहे हैं कि थोड़े टाइम बाद चीता इचिंग करने लग जाते हैं और घाव होता है और मर जाते हैं वो। तो वो शायद क्लाइमेटिक कंडीशंस को उतना ज़्यादा जो है वो मतलब कि उसको एक्लेमेटाइज नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि इनको सस्टेनेबल लेवल पे आना पड़ेगा। जैसे इनका है ना कि कम से कम 50% सस्टेनेबल लेवल पे हो, 35 चीता होना चाहिए। ये जब तक चीता एक्लेमेटाइज नहीं होगा तब तक चीज़ें नहीं होंगी। ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि आपका जो ये जो वाइल्ड लाइफ जब हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो जो वाइल्ड लाइफ है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इसका ये एक टिपिकल एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जो जहाँ का वाइल्ड लाइफ है उसको वहीं कंजर्व करके रखा जाए, समझे बात को, क्योंकि आप कहीं और से लाएंगे तो वो इस कंडीशंस को नहीं देख पाएगा। आप ही को किसी दूसरे घर में भेज देंगे तो आप थोड़ी सर्वाइव कर पाएंगे। अफगान सिटीजन्स हेल्पिंग सुसाइड बॉम्बर्स। खैबर पख्तूनख्वा में अभी सुसाइड बॉम्बिंग हुआ है, काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं। तो शहबाज शरीफ जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं आपके पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई है उसके पीछे अफ़गानिस्तान है, ठीक है। अब करिए सर, आप ही ने तैयार किया है।
चाइना प्लान्स टू लिमिट चिल्ड्रन स्मार्टफोन टाइम टू 2 आवर्स। देखिए अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने 3 एज ग्रुप में बांटा है। एक एज ग्रुप कहा है इन्होंने 3 साल से कम का, 3 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 18। तो बोला है कि 16 से 18 के ग्रुप को 2 घंटे ही लिमिट दिया जाएगा, उससे और धीमे धीमे जैसे जैसे कम होंगे वो लिमिट कम होता चला जाएगा। मतलब जैसे इनको 2 घंटे दिया है, 3 से 8 वाले को 20 मिनट दिया है। ऐसा इसलिए किया गया कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं जो उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, काफ़ी अच्छा मेज़र लिया है वहाँ पे। तो ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री PCS वगैरह में जिन्होंने बच्चों में स्मार्टफोन कम करने के लिए जो है, स्मार्टफोन का जो स्क्रीन टाइम कम करने के लिए टाइम लिमिट फिक्स कर दिया है 2 घंटा। तो वहीं पर ये सवाल आपसे बन सकता है। तो ज़रा आप जो है इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप मुझे बताइए कि इस टाइप का मेज़र सही है कि नहीं बच्चों के लिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस 3 मेजर एडिटोरियल्स। बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया और बहुत सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस किया। इन पॉइंट्स को आप लिख लिया कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में आसानी हो। अगर आपने 1 साल करंट अफेयर कर लिया तो मतलब काम तय। ठीक, ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए और एट द सेम टाइम चैनल से जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, धन्यवाद।